V73 जीनियस ने अपनी बचकानी आवाज में उत्तर दिया, युआन, मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। मैंने ग्रेड 3 स्पिरिट के कई तरल पदार्थ आजमाए हैं जो पौधे प्रकार के फे को पोषित करने के लिए हैं, और उनमें से एक पौधे प्रकार के फे की जड़ों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए भी लक्षित है। लेकिन एक बार जब पत्तियां सोल्जर राशन मूली से अलग हो जाती हैं तो वे बेकार हो जाती हैं। युआन, मुझे लगता है कि एक बार जब शाखाएं मुख्य पौधे से अलग हो जाती हैं तो यह अपनी पृथक्करण क्षमता खो देती है। मैं सोल्जर राशन मूली की पुरानी जड़ों का परीक्षण करना चाहता हूं। क्या आपने देखा कि सोल्जर राशन मूली और उसनिया का अंतर यह है कि उसनिया की बेलें लगातार बढ़ती रहेंगी। अगर कुछ समय बाद यूसनिया की छंटाई नहीं की जाती है तो जड़ें लकड़ी में बदल जाएंगी। उस समय शाखाएं बढ़ना बंद हो जाएंगी और जड़ों से कसकर बंध जाएंगी। लकड़ी की बेलें बढ़ने के बाद वे लकड़ी की जड़ों से अलग हो जाएंगी। इस प्रकार मुझे लगता है कि सोल्जर राशन मूली की लकड़ी की पुरानी जड़ों में अलग होने की क्षमता हो सकती है। लिन युआन की भौं फड़क उठी। ये सैनिक राशन मूली सूर्य परिवार से संबंधित थी और लिन युआन ने पुरानी जड़ों की जांच की थी। वे केवल 3 थे। 3 पुरानी जड़ें मिलकर एक जड़ बन गईं। ये कहा जा सकता है कि यह सोल्जर राशन मूली का मुख्य भाग था। यदि वह पुरानी जड़ों को काट देता है तो भले ही वह भविष्य में इसका उपचार करे, सोल्जर राशन मूली की जड़ें खोने की मूल चोट फिर से नहीं उगेगी। जीनियस ने आगे कहा, युआन, सोल्जर राशन रेडिश अब कांस्य महाकाव्य है। अगर इसे लीजेंड क्वालिटी में विकसित किया जाता है तो इसकी पृथक्करण क्षमता बढ़ सकती है। जब उसने सुना कि जीनियस ने क्या कहा तो लिन युआन ने कुछ देर सोचा और फिर उसने सन निंगजियांग को फोन करने का फैसला किया। लिन युआन का मानना था कि मनुष्य को केवल धार्मिक तरीकों से ही धन अर्जित करना चाहिए। जीनियस की अटकलें सुनने के बाद वह सैनिक राशन मूली चाहने लगा। लिन युआन सैनिक राशन मूली जैसे संसाधन की खेती करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहता था। इस युग में जहां आत्मा क्यूई जागृत हो गई है, एक फे के साथ अनुबंध करने में सक्षम होना किसी भी अन्य बुनियादी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण था। ये कठिन नहीं माना गया था। यद्यपि कई आत्मा क्यू पेशेवरों के पास एवियन फेयर नहीं थे, फिर भी कोई व्यक्ति भूमि फेयर पर सवार होकर बहुत दूर तक जा सकता था। कपड़े और घर जैसी बुनियादी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य उनके बिना भी रह सकता है। हालांकि मनुष्य भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। स्पिरिट क्यूई पेशेवरों ने लगातार अपनी शक्ति बढ़ाई। वे मजबूत बनने के लिए स्पिरिट क्यूई में नहाते थे और उनके शरीर को भोजन और पोषण की बढ़ती मात्रा की भी आवश्यकता होती थी। यही कारण है कि उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को हमेशा ऐसा महसूस होता था कि उनका पेट नहीं भरा है। इसके अतिरिक्त आत्मा क्यूई पेशेवरों को भी फे के साथ अनुबंध बनाने की आवश्यकता थी। स्वस्थ और सक्रिय बने रहने के लिए फेस को हर दिन बड़ी मात्रा में पोषण की भी आवश्यकता होती थी। यदि लिन युआन सैनिक राशन मूली की खेती कर सके तो वह अनाज का एक विशाल भंडार सुरक्षित कर लेगा। चूंकि सैनिक राशन मूली का उपयोग शाकाहारी फे, मांसाहारी फे और सर्वाहारी आत्मा क्यूई पेशेवरों को खिलाने के लिए भी किया जा सकता है, इसलिए लिन युआन खाद्य उत्पादन के मामले में एक तुरुप का पत्ता प्राप्त करने में सक्षम होगा यदि वह सैनिक राशन मूली प्राप्त करने में सक्षम था। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, लिन युआन को भोजन की कमी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि यह संभव होता तो लिन युआन भी सन निंगजियांग से यह सैनिक राशन मूली खरीदना चाहता था। सन निंगजियांग ने जल्दी से फ़ोन उठाया और दोस्ताना लहजे में कहा, हाँ, मैं तुम्हारे पास आने वाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे फ़ोन करोगे। मैं तुम्हें कल बताना भूल गया था कि तुम्हें परियों को विकसित करने के लिए जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। 80 उत्परिवर्तित पौधे प्रकार की परियों के अलावा, जिन्हें मैंने शुद्ध आत्मा क्यूई का उपयोग करके विकसित करने के लिए तुम्हारे पास भेजा था, मेरे पास 100 और परियां हैं जिन्हें अपने गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें 100 लॉ सोर्स क्रिस्टल भी भेजूंगा। सुन निंगजियांग के शब्दों ने लिन युआन को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि उसने विरोधाभासी जानकारी का खुलासा किया था। हालांकि उसने कहा कि उसे कोई जल्दी नहीं है, फिर भी उसने उसे 80 फे का अंतिम बैच भेजने से पहले ही 100 फे और भेज दिए थे। एक और, लिन युआन ये समझ सकता था कि सन निंगजियांग उसका विश्वास जीतने के लिए 100 कानून स्रोत क्रिस्टल का उपयोग करके उससे अनुग्रह प्राप्त करना चाहता था। लेकिन अगर यह सच था तो सन निंगजियांग का भरोसा अप्रत्यक्ष रूप से कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड की कम आदर्श परिस्थितियों को दर्शाता है। इससे साबित हो गया कि सुन निंगजियांग के पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यदि वह लिन युआन होता तो वह केवल इतना ही भरोसा कर सकता था कि दूसरा पक्ष सौदा पूरा करेगा। लेकिन ये स्थिति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं घटित होगी जिससे वह केवल कुछ ही बार मिला हो। अगर ऐसा होता भी तो वह केवल गाओ फैंग जैसे व्यक्ति पर ही भरोसा करता, जिसके साथ उसने कई बार व्यापार किया था और जो एक भरोसेमंद दोस्त था। इसके अलावा भले ही लिन युआन ने उनके सौदे के निपटारे से पहले गाओ फैंग को विश्वास के आधार पर भुगतान किया हो, लेकिन वह दूसरे सौदे के पूरा होने से पहले दूसरे सौदे के लिए भुगतान नहीं करेगा।
लिन युआन ने वेन यू को कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड की समस्याओं की जांच करने का निर्देश दिया था और उसे कल उसका जवाब मिल जाएगा। प्रारंभ में लिन युआन केवल उस गुट को समझना चाहता था जिसके साथ वह काम कर रहा था ताकि वह तैयार हो सके। हालांकि सन निंगजियांग के कार्यों ने लिन युआन को सन परिवार की समस्याओं में रुचि पैदा कर दी। चूंकि सुन निंगजियांग ने फिर से उस पर अपना भरोसा व्यक्त किया था, इसलिए लिन युआन को जवाब देने की जरूरत थी। मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने 80 फे को विकसित करना पूरा कर लिया है। मैं उन्हें बाद में ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के जरिए आपके पास भेज दूंगा। आप उन्हें 3 घंटे में प्राप्त कर लेंगे। जब लिन युआन ने बोलना समाप्त किया तो उसने सन निंगजियांग को आश्चर्य से हौंफते हुए सुना। सुन निंगजियांग बिल्कुल दंग रह गया। लिन युआन को 80 फे भेजे हुए अभी सिर्फ 6 दिन ही हुए थे। भले ही स्काई सिटी के सभी क्रिएशन मास्टर्स इस काम पर काम करें, लेकिन एक शीर्ष श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर सिर्फ 2 ही प्रतिदिन विकसित कर पाएगा। इसका मतलब यह था कि यह कार्य केवल 10 शीर्ष श्रेणी 4 सृजन मास्टर्स द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। सन निंगजियांग को विश्वास नहीं हुआ कि स्काई सिटी में लगभग 10 शिखर श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर्स थे। रेडियंस फेडरेशन में केवल कुछ दर्जन शिखर श्रेणी 4 सृजन मास्टर्स थे, जिनमें प्रमुख गुटों में छिपे हुए लोग भी शामिल थे। यहां तक कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क में केवल 5 शिखर वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर्स थे। कनेक्टेड बीस्ट पार्क एक ऐसा गुट था जो अपने क्रिएशन मास्टर संसाधनों पर निर्भर था। सन निंगजियांग के विचार में स्काई सिटी के लिए जेंग परिवार की तुलना में दोगुनी संख्या में शिखर श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर्स रखना असंभव था। किसी कारण से सन निंगजियांग को ऐसा लगने लगा कि स्काई सिटी में वास्तव में क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स हो सकते हैं। इसका मतलब यह था कि स्काई सिटी अक्सर ग्रेड 4 स्पिरिट तरल पदार्थ तैयार करता और संग्रहित करता था। अन्यथा वे इतने सारे परियों को इतनी जल्दी कैसे विकसित कर सकते थे। सन निंगजियांग और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, लिन युआन ने कहा, आपने जो फे भेजे थे उनमें सोल्जर राशन मूली भी थी। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। मैं सोच रहा हूं कि क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार होंगी। आप इस सौदे के लिए कोई भी कीमत बता सकती हैं। लिन युआन सैनिक राशन मूली प्राप्त करने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि सन निंगजियांग उसे तुरंत अस्वीकार कर देगा। मुझे खेद है, मैं सैनिक राशन मूली नहीं दे सकता। सन निंगजियांग के संकल्पपूर्ण लहजे से लिन युआन को पता चल गया कि सन निंगजियांग को सैनिक राशन मूली से अलग होने के लिए राजी करना मुश्किल होगा। हालांकि लिन युआन अभी भी कोशिश करना चाहता था। आपने पिछली बार बताया था कि आपको ब्रॉन्ज लीजेंड मसल ग्रोथ कैमेलिया की ज़रूरत है। ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन मैं आपको कुछ मसल ग्रोथ कैमेलिया तने दे सकता हूँ। सुन निंगजियांग की सांस रुक गई। उसे अपनी दादी की क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के उपचार तथा उनके दर्द को कम करने के लिए ब्रॉन्ज लीजेंड मसल ग्रोथ कैमेलिया की आवश्यकता थी। वह जानती थी कि उसकी दादी की चोटें बहुत गंभीर थीं। मांसपेशियों की वृद्धि के लिए कैमेलिया के तने की एक छोटी संख्या ही उसकी दादी की मांसपेशियों को होने वाले नुकसान को धीमा कर सकती थी। इसके अलावा उसकी दादी को अन्य चोटें भी थीं। वास्तव में नेक्रोटाइज्ड मांसपेशियां उनकी दादी को लगी सबसे हल्की चोटें थीं। हालांकि सोल्जर राशन मूली सूर्य परिवार की छिपी हुई शक्ति थी। सन परिवार का एकमात्र सैनिक राशन रेडिश शेफ सुप्रीम द्वारा उसके दादा को दे दिया गया था, क्योंकि उसने उसकी मदद किसी ऐसे काम में की थी जिसमें उसके दादा की जान लगभग चली गई थी। उसके दादा ने भी शेफ सुप्रीम से उसके लिए कोई फे विकसित करने के लिए नहीं कहा था। तभी शेफ सुप्रीम ने उसके दादा को सोल्जर राशन रेडिश दी थी। इसलिए सन निंगजियांग कभी भी सैनिक राशन मूली का व्यापार नहीं करेगा। सन निंगजियांग ने लिन युआन को फिर से अस्वीकार कर दिया और कहा, मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन मैं सैनिक राशन मूली नहीं दे सकता। लिन युआन को सुन निंगजियांग के बार बार अस्वीकार करने पर आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका मन इतना अविचल होगा। सच कहूं तो लिन युआन सैनिक राशन मूली के लिए बेताब नहीं था। ठीक है, मुझे सोल्जर राशन मूली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोल्जर राशन मूली की 3 पुरानी जड़ें हैं। मैं सोल्जर राशन मूली की जड़ों में से एक के बदले में मसल ग्रोथ कैमेलिया के तने का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लिन युआन के शब्दों ने सुन निंगजियांग को उदास कर दिया और वह कुछ समय तक दुविधा से जूझती रही। यदि इसकी पुरानी जड़ें काट दी जाएं और पुरानी जड़ें दोबारा न उगाई जा सके तो इससे सोल्जर राशन मूली को बहुत नुकसान होगा। यदि पुरानी जड़ें पुनः उगाई भी जा सके तो भी इसमें कितना समय लगेगा, यह अज्ञात है। शेफ सुप्रीम ने अपने दादाजी को जो सोल्जर राशन मूली दी थी उसमें सिर्फ एक पुरानी जड़ थी। सन परिवार के दशकों के पालन पोषण के बाद ही उसमें आज 3 जड़ें उग पाईं। फिर भी पूर्ण मांसपेशी विकास कैमेलिया के बिना भी केवल कुछ तने उसकी दादी के जीवन को काफ़ी हद तक लंबा कर सकते थे। इससे सन परिवार का अस्तित्व भी लंबा हो सकता है। जैसे ही सन निंगजियांग सहमत होने वाला था, लिन युआन ने कहा, क्या ये ठीक रहेगा? स्काई सिटी पहले सोल्जर राशन मूली को लीजेंड क्वालिटी में विकसित करेगी। मैं उसके बाद ही पुरानी जड़ों को काटूंगा।
लिन युआन के शब्दों ने सुन निंगजियांग के झिझक भरे समझौते की जगह उत्साहपूर्ण सहमति ले ली। कोई समस्या नहीं, यदि आप सोल्जर राशन मूली को लीजेंड गुणवत्ता में विकसित कर सकते हैं तो मैं आपको हमारे पिछले सौदे के अनुसार पूर्ण लॉ क्रिस्टल दूंगा। सुन निंगजियांग ने लिन युआन को सैनिक राशन मूली भेजी थी क्योंकि वह चाहती थी कि वह इसे महाकाव्य गुणवत्ता तक विकसित करे। उन्होंने सोल्जर राशन रेडिश को कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड में वापस लाने और इसके ग्रेड को विकसित करने की योजना बनाई। सोल्जर राशन मूली की लताओं से कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को अच्छी रकम मिल सकती है, जिससे कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के सूखते वित्तीय कुएं में फिर से जान आ सकती है। यदि सोल्जर राशन मूली को सड़ाया जाए और जमीन के नीचे दफना दिया जाए तो ये पोषक तत्व बन जाएगा जो मिट्टी को पोषण देगा और अन्य प्रकार के पौधों की वृद्धि में सुधार करेगा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन सैनिक राशन मूली को वादा किए गए महाकाव्य गुणवत्ता के बजाय किंवदंती गुणवत्ता में विकसित करने जा रहा था। इससे सन निंगजियांग को बहुत प्रेरणा मिली। कांस्य महाकाव्य सैनिक राशन मूली अपने कांस्य पौराणिक समकक्ष की तुलना में बहुत कमजोर थी। यदि लिन युआन सोल्जर राशन मूली को लीजेंड गुणवत्ता में विकसित कर सकता है तो इसकी पुरानी जड़ों को काटने के प्रभाव लीजेंड गुणवत्ता वाले सोल्जर राशन मूली द्वारा कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड में लाए जाने वाले अद्भुत लाभों की तुलना में न्यूनतम प्रतीत होंगे। यदि वे भाग्यशाली रहे तो इसमें कुछ वर्ष ही लगेंगे, यदि वे बदकिस्मत रहे तो इसमें दशकों लग जाएंगे। सोल्जर राशन मूली के लिए हमेशा यह मौका रहता था कि वह और पुरानी जड़ें उगा ले। अंततः इसमें फिर से 3 पुरानी जड़ें हो जातीं। लेकिन कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को सोल्जर राशन रेडिश को लीजेंड गुणवत्ता तक विकसित करने का मौका शायद कभी न मिले। लिन युआन ने शुरू में सोल्जर राशन मूली को उसकी पुरानी जड़ों में से एक के बदले लीजेंड क्वालिटी में विकसित करने का इरादा किया था। उसे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि सन निंगजियांग अभी भी उसे संपूर्ण लॉ क्रिस्टल देने जा रही थी। इससे लिन युआन को सुन निंगजियांग के बारे में अच्छी धारणा मिली। अगर कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के पास और भी फे हैं जिन्हें विकसित करने की ज़रूरत है तो आप उन्हें भेज सकते हैं। स्काई सिटी उसी गति से लेन देन पूरा करेगा। लिन युआन ने फ़ोन काट दिया। जब सुन निंगजियांग ने डायल टोन सुनी तो उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान फैल गई। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति जो लंबे समय से अंधकार में रह रहा था अंततः प्रकाश देख पाया। जब एप्रिकॉट ने सुन निंगजियांग की मुस्कान देखी तो वह दंग रह गई। खुबानी सुन निंगजियांग के साथ बड़ी हुई थी। खुबानी की यादों में सुन निंगजियांग के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी जब वह छोटी थी। बचपन के दौरान जब भी एप्रिकॉट उसे देखती थी सुन निंगजियांग मीठी मुस्कान बिखेरती थी। उसकी मुस्कुराहट में खुशनुमा डिम्पल भी थे। लेकिन जब से सन परिवार पर मुसीबत आई थी सन निंगजियांग ने मुस्कुराना बंद कर दिया था। इतने सालों के बाद सुन निंगजियांग को मुस्कुराते हुए देखकर एप्रिकॉट को लगा जैसे वह सपना देख रही हो। एप्रिकॉट खुद को दुखी होने से नहीं रोक पाए। एक शीर्ष गुट की प्रत्यक्ष वंशज, यह एक बहुत ही कुलीन स्थिति है। फिर भी उसका शीर्षक उसे अकल्पनीय दबाव से गुजरने के लिए मजबूर करता है। एप्रिकॉट का दिल दुख गया जब उसने सुन निंगजियांग की मुस्कान को देखा। निंगजियांग कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और लिन युआन से ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स की डिलीवरी का इंतजार करने लगा। वह स्काई सिटी के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी और उसके पास उन पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कनेक्टेड बीस्ट पार्क के नियंत्रण से बचने और अपने वर्तमान संघर्षों से खुद को मुक्त करने के लिए सुन निंगजियांग केवल इस अंतिम स्थिति पर ही अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती थी। यदि ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स की 3 घंटे बाद की डिलीवरी में कोई समस्या नहीं हुई तो सुन निंगजियांग की दादी की कसी हुई नसें आखिरकार ढीली पड़ जाएंगी। लिन युआन ने सैनिक राशन मूली की लताओं की बारीकी से जांच की क्योंकि उसने सैनिक राशन मूली की शाखाओं को देखा था जो किसी भी शुद्ध आत्मा क्यूई को अवशोषित नहीं करती थीं। वह निराश और असमंजस में था। वह सोल्जर राशन रेडिश समस्या को हल करने का तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने विकसित फे को डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में पैक किया था जिसमें वे आए थे। लिन युआन ने डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर ले जाकर उसे बैठी हुई ब्लडबैथ की मां को दे दिया। उसने उसे डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स को आहनेंग को देने के लिए कहा जो इसे लेने आने वाला था। जैसे ही लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लौटने वाला था उसने देखा कि उसके हाथ में सैनिक राशन मूली की बेल पूरी तरह से बदल गई थी। बेल का रंग हरे से गहरे हरे रंग में बदल गया था। इसकी बनावट भी मुलायम से सख्त हो गई थी। जब लिन युआन ने सैनिक राशन मूली के पत्ते को फाड़ा तो उसने महसूस किया कि घाव तुरंत ठीक नहीं हुआ जैसा कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में हुआ था। फटे हुए सैनिक राशन मूली के पत्ते का रस टपक कर लिन युआन की उंगलियों पर फैल गया। लिन युआन थोड़ा हैरान हुआ और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन उसकी भौहें जल्दी ही गायब हो गईं क्योंकि उसने सोचा, ऐसा लगता है कि मेरी शुद्ध आत्मा क्यूई सोल्जर राशन मूली के लिए पूरी तरह से बेकार नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि पत्तियां केवल शुद्ध आत्मा क्यूई के प्रभाव में अपने घावों को ठीक कर सकती हैं। ये सोल्जर राशन मूली की जड़ों को पोषक तत्वों को अवशोषित करने की अनुमति देने के लिए पृथक्करण क्षमता को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
लिन युआन ने तुरंत अपनी शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को टूटे हुए सैनिक राशन मूली में प्रसारित और इंजेक्ट किया। जल्द ही टूटे हुए पत्ते गहरे हरे रंग से बदलकर अपने मूल हरे रंग में बदल गए। पत्तियों के घाव भी जल्दी ही ठीक हो गए, लेकिन मृत पत्ता ठीक नहीं हुआ था। इसके बजाय लिन युआन ने इसे एक अनियमित आकार में कुचल दिया। जो रस बाहर बह गया था वह भी शीघ्र ही वापस आ गया और पत्ता पहले जैसा मोटा हो गया। जब उसने ये बदलाव देखा तो लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में वापस आ गया। उसे लगा कि इस बात की बहुत संभावना है कि वह सोल्जर राशन मूली की पुरानी जड़ों का उपयोग करके नई जड़ें उगा सकता है। वह शुद्ध आत्मा क्यूई के प्रभाव में सैनिक राशन मूली को पुनः रोपने में भी सक्षम हो सकता है। लेकिन चूंकि उन्होंने सोल्जर राशन मूली को लीजेंड गुणवत्ता तक विकसित करने का निर्णय लिया था, इसलिए विकसित होने के बाद पुरानी जड़ों को काटना निस्संदेह सबसे अच्छा निर्णय था। लिन युआन ने जल्द ही अन्य परियों को भी विकसित करने के लिए सोल्जर राशन रेडिश के विकास का उपयोग करने की तैयारी शुरू कर दी। सैनिक राशन मूली के अलावा लिन युआन को मांसपेशी विकास कैमेलिया को लीजेंड गुणवत्ता में विकसित करने की भी आवश्यकता थी। अगले लेन देन में लिन युआन सन निंगजियांग को मसल ग्रोथ कैमेलिया के कुछ तने भेजने में सक्षम हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से दोफे का विकास लिन युआन के लिए एक आत्मा क्यूई क्रिस्टल का उपयोग करने के लायक नहीं था। इस पर विचार करने के बाद लिन युआन ने 5 फॉर्चून रांचू स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को भी विकसित करने का फैसला किया। उन्होंने एक स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल निकाला और उसे तोड़ दिया, इससे पहले कि वह स्पिरिट क्यूई को मसल ग्रोथ कैमेलिया, 5 फॉर्चून रांचू स्पिरिट साइफन गोल्डफिश और सोल्जर राशन रेडिश की ओर निर्देशित कर सके। इसके कुछ समय बाद ही मसल ग्रोथ कैमेलिया और सोल्जर राशन मूली का विकास हुआ। यद्यपि विकसित सोल्जर राशन मूली में चौथी पुरानी जड़ नहीं उगी, फिर भी इसकी पुरानी लाल जड़ों पर सुनहरे धब्बे दिखाई दिए जो मोटी भी हो गईं। लिन युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लीजेंड सोल्जर राशन रेडिश की पृथक्करण क्षमता दोगुनी हो गई थी। महाकाव्य सैनिक राशन मूली के पत्ते बहुत बड़े थे, लेकिन पौराणिक सैनिक राशन मूली के पत्ते बहुत छोटे थे। छोटी छोटी पत्तियां बेलों पर गुच्छों में लगी हुई थीं और उनमें से प्रत्येक मांसल थी। लिन युआन ने एक पत्ता अपने मुंह में रखा और उसे चबाने लगा। उन्होंने पाया कि इसका स्वाद प्राकृतिक ताजगी भरा था। ये थोड़ा खट्टा भी था और खास स्वादिष्ट नहीं था। हालांकि पत्ते की बनावट बहुत अच्छी थी, जो कि किशमिश की बनावट के समान थी। सोल्जर राशन मूली के पत्तों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण ये किशमिश से भी अधिक उछालदार और कुरकुरा था। जब लिन युआन ने कुछ पत्ते निगले तो उसे जल्द ही पेट भरा हुआ महसूस हुआ। चूंकि लिन युआन को केवल 4 पत्ते खाने से ही पेट भरा हुआ महसूस हुआ, इसलिए वह सैनिक राशन मूली पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जिस दर से सैनिक राशन मूली की बेलें बढ़ीं, उसे देखते हुए कांस्य पौराणिक सैनिक राशन मूली पूरे ज़िया क्षेत्र को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन ये 100,000 आत्मा क्यूई पेशेवरों और उनके परियों को खिला सकती है और कुछ बचा भी सकती है। मसल ग्रोथ कैमेलिया के मामले में लीजेंड क्वालिटी में विकसित होने के बाद इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया। ये बस थोड़ा बड़ा हो गया और पत्तियों के बीच कई गुलाबी कलियां दिखाई देने लगीं। जब लिन युआन ने गुलाबी कलियां देखीं तो उसने उन सभी को तोड़ लिया। मांसपेशियों की वृद्धि कैमेलिया का उपयोग मूल रूप से चाय के लिए किया जाता था। हर साल ये तब खिलता था जब इसके शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता था। मांसपेशियों की वृद्धि कैमेलिया के उपचारात्मक गुण इसकी पत्तियों में निहित हैं, न कि इसके फूलों में। चूंकि फूल कुछ पोषण को सोख लेते थे, इसलिए इससे कैमेलिया की उपचार क्षमताएं कमजोर हो जाती थीं। लेकिन लिन युआन द्वारा सभी फूलों की कलियां तोड़ लेने के बाद मसल ग्रोथ कैमेलिया में लंबे समय तक फूल नहीं उगे। स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल में स्पिरिट क्यूई का उपयोग किया गया था। दुर्भाग्य से 5 फॉर्चून रांचू स्पिरिट साइफन गोल्डफिश लीजेंड क्वालिटी तक विकसित नहीं हुई। जब लिन युआन ने 5 फॉर्चून रांचू स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को देखा तो उसने पाया कि उसकी पूंछ छोटी हो गई थी, उसका शरीर मोटा हो गया था और उसके सिर पर सार्कोमा बड़ा हो गया था। लिन युआन को तब तक पीटा गया जब तक उसकी नाक से खून नहीं निकलने लगा। 5 फॉर्चून रांचू स्पिरिट सिफन गोल्डफिश पहले से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी। इसके शरीर पर 5 रंग भी पहले से ज़्यादा जीवंत हो गए थे। विकसित हुए किसी परी का अलग दिखना सामान्य बात थी, लेकिन यह आश्चर्यजनक था कि 5 फॉर्चून रांचू स्पिरिट साइफन गोल्डफिश ने विकसित न होने के बावजूद इस तरह के परिवर्तन का अनुभव किया। लिन युआन ने 5 फॉर्चून रांचू स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश को देखा और पुष्टि की कि यह ड्रैगन प्रजाति के रक्तरेखा की दिशा में विकसित नहीं हुआ था। इसका मतलब यह था कि 5 फॉर्चून रांचू स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश ने शुद्ध स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने के बाद अपनी खुद की रक्तरेखा विकसित की। ये डुआनहे के लिए अच्छी खबर थी। लिन युआन ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कुछ फे के बारे में बात की जो उसने एम्बर बटन के आकार के डायमंड फे भंडारण बॉक्स से इकट्ठा किया था। उन्होंने एक अन्य स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को कुचलने से पहले इन अच्छी गुणवत्ता वाले फे को कांस्य महाकाव्य में विकसित किया।
आत्मा क्यूई की अपार मात्रा के प्रभाव के तहत 5 भाग्य रांचू आत्मा साइफन गोल्डफिश जल्दी से किंवदंती गुणवत्ता में विकसित हुई, लेकिन इसकी उपस्थिति में सुधार नहीं हुआ। हालांकि ये पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली था कि 5 फॉर्चून रांचू स्पिरिट साइफन गोल्डफिश अपनी वंश रेखा को इस स्तर तक विकसित कर सकी। जब डुआनहे ने 5 फॉर्चून रांचू स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के साथ अनुबंध किया तो इसका विशिष्ट कौशल पर्पल डायमंड के अनुकूल होगा और इसकी सहनशक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। 5 कांस्य महाकाव्य फेया सफलतापूर्वक लीजेंड गुणवत्ता में विकसित हुए और फिर लिन युआन ने उन्हें एम्बर बटन के आकार के डायमंड फेया भंडारण बॉक्स में वापस संग्रहित किया। चूंकि लिन युआन ने क्षण भर के लिए विकसित होने वाले फेस के साथ काम किया था, वह विकसित सैनिक राशन मूली के पास गया और सबसे लंबी पुरानी जड़ को तोड़ लिया। उन्होंने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और सोल्जर राशन मूली में शुद्ध आत्मा क्यूई का इंजेक्शन लगाया। जिस जगह से पुरानी जड़ टूटी थी वहां एक पतली झिल्ली बन गई जो धीरे धीरे मोटी होती गई और उसका रंग गहरा होता गया। अंत में यह पुरानी जड़ की बाहरी सतह के रंग जैसा हो गया। सैनिक राशन मूली के घाव को ठीक करने के बाद लिन युआन ने अपने हाथ में पुरानी जड़ की जांच शुरू कर दी। उन्होंने तुरंत ही पुरानी जड़ में आत्मा क्यूई का इंजेक्शन लगाया और उसे शीघ्र ही ठीक कर दिया। यद्यपि लिन युआन ने 1 घंटे तक कड़ी मेहनत की, लेकिन वह पुरानी जड़ को नई जड़ें उगाने में सफलतापूर्वक सफल नहीं हो सका जैसा कि वह चाहता था। जीनियस ने फर्श पर पड़ी क्रिस्टल की बोतल की ओर इशारा किया और बच्चों जैसी आवाज में कहा, युआन, मैंने जो स्पिरिट फ्लूइड बनाया है उसका इस्तेमाल करो, जो पौधे प्रकार के फे की कोशिकाओं और जड़ों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए है। देखो कि क्या इसका कोई असर होता है। लिन युआन ने जीनियस से क्रिस्टल की बोतल प्राप्त की और सोल्जर राशन मूली को अंदर भिगोने से पहले हरे भरे चमकदार स्पिरिट द्रव को देखा। दुर्भाग्य से सोल्जर राशन रेडिश का घाव केंद्रित स्पिरिट क्यूई के कारण पूरी तरह से ठीक हो गया था और वह भिगोने के माध्यम से स्पिरिट क्यूई को अवशोषित नहीं कर सका। लिन युआन ने सोर्स सैंड के मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन का उपयोग करने का फैसला किया और डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर से बना एक पंख लिन युआन के हाथ में दिखाई दिया। उन्होंने पंख का उपयोग करके उस स्थान पर लगभग 3 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जहां सोल्जर राशन रेडिश का घाव था। इसके बाद उसने स्पिरिट द्रव को एक ट्रे में डाला और सोल्जर राशन रेडिश के घायल भाग को ट्रे में नीचे की ओर रख दिया। लिन युआन ने ट्रे में स्पिरिट क्यूई इंजेक्ट किया। जब सैनिक राशन मूली के घाव फिर से ठीक हो गए तो लिन युआन ने विच्छेदन के बिंदु की सावधानीपूर्वक जांच की। तभी उन्होंने देखा कि कटे हुए स्थान पर कुछ सफ़ेद पंख हो गए थे, लेकिन ये लगभग अदृश्य सफ़ेद फर अब और नहीं बढ़े। चाहे लिन युआन ने सैनिक राशन मूली में कितनी भी अधिक स्पिरिट क्यूई इंजेक्ट की हो या इसे कितने अधिक स्पिरिट द्रव में भिगोया हो, लिन युआन ने रिवाइवल मिट्टी में सैनिक राशन मूली लगाने की कोशिश की। इससे सोल्जर राशन मूली में अधिक बेलें नहीं उग सकी, जिसका अर्थ था कि सोल्जर राशन मूली अपनी जड़ों के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करके नई बेलें नहीं उगा सकी। जीनियस, जो सोल्जर राशन मूली की लताओं का निरीक्षण कर रहा था, ने निराशा और आत्मदोष के भाव के साथ कहा, युआन, काश मैं ग्रेड 4 स्पिरिट तरल पदार्थ बना पाता। ग्रेड 4 स्पिरिट तरल पदार्थ ग्रेड 3 स्पिरिट तरल पदार्थों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। वे सोल्जर राशन मूली की पुरानी जड़ों में सुप्त जीवंतता को पुनर्जीवित करने में सक्षम हो सकते हैं। जब उसने जीनियस को सुप्त जीवंतता का उल्लेख करते सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। यदि सैनिक राशन मूली में जीवंतता की कमी थी तो लिन युआन के पास कुछ ऐसा था जो उसमें जीवन भर सकता था। उसके पास जीवनरूपी बलि अग्नि थी जो वनस्पति प्रकार के परियों को जीवन का दूसरा मौका दे सकती थी। यद्यपि ट्विन रेड पैगोडा की जीवनरूपी बलि अग्नि अभी परिपक्व नहीं हुई थी, फिर भी वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। जब ये पहली बार अस्तित्व में आया था तो ये लिन युआन के नाखून से भी बड़ा नहीं था। अब ये लिन युआन के अंगूठे जितना बड़ा हो गया है। लिन युआन ने जल्दी से सैनिक राशन मूली की पुरानी जड़ों को ट्विन रेड पैगोडा के बगल में रख दिया और नई उगी जड़ों को चलती हुई जीवनरूपी बलि अग्नि पर रख दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया और सैनिक राशन मूली की पुरानी जड़ों में बड़ी मात्रा में इंजेक्शन लगाया। जीवनरूपी बलि अग्नि की चमकदार हरी लपटों ने सैनिक राशन मूली की पुरानी जड़ों को छुआ और खुद पुरानी जड़ों के साथ उलझ गईं। इस ऊर्जावान हरी लौ ने सोल्जर राशन रेडिश की पुरानी जड़ों को जीवंतता की सघन हवा से संक्रमित कर दिया। लिन युआन ने महसूस किया कि आत्मा क्यूई को इंजेक्ट करने के उनके निरंतर प्रयास से सैनिक राशन मूली की बारीक जड़ें तेजी से बढ़ने लगीं। वह 20 मिनट तक लाइफ फॉर्म सैक्रिफिशियल फायर के बगल में बैठा रहा। सफ़ेद जड़ें अचानक पीली हो गईं। उसी समय लिन युआन बेहोश हो गया। एक जोरदार झटका उसके चेहरे पर लगा और उसने तेजी से सांस ली। जब वह होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि सोल्जर राशन रेडिश की क्रोधित लताओं ने उसे 2 मीटर दूर फेंक दिया था। उसकी नाक से गर्म खून भी बह रहा था। लिन युआन को पता था कि बेलों के हमले के कारण उसकी नाक से खून बह रहा था। खून पहुँचते हुए उसने अपना चेहरा भी मालिश किया। वह पौधे जैसी दिखने वाली परी की ताकत देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका।
लिन युआन उस समय काफी दयनीय लग रहा था, लेकिन उसके होंठ अभी भी मुस्कुराहट में ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंततः उसके पास असली सैनिक राशन मूली थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में वह कहाँ रहेगा या कैसी भी आपदा आ जाए, स्काई सिटी को कभी भी भोजन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और कोई भी भोजन के स्रोत का हवाला देकर उन्हें धमकी नहीं दे पाएगा। मॉबियस काल्पनिक नस्ल के विकास से बस एक पत्थर की दूरी पर था। जब जीनियस और चिमी ने सोल्जर राशन रेडिश को लिन युआन पर हमला करते देखा तो चिमी फीनिक्स परचिंग चाइनीज पैरासोल ट्री के घोंसले से बाहर उड़ गया। उड़ते समय वह सुनहरी गौरैया से नीले गीत पक्षी में बदल गई और लिन युआन के कान पर आकर बैठ गई। जीनियस भी लिन युआन के कंधे पर चढ़ गया। चिमी ने अपने पंखों का इस्तेमाल किया जबकि जीनियस ने अपनी पूंछ का इस्तेमाल लिन युआन के लाल चेहरे को सहलाने के लिए किया। यहाँ तक कि पवन गति तीव्र मृग भी लिन युआन के पैरों तक दौड़ा और चिंता प्रकट करते हुए उन्हें धक्का दिया। लिन युआन मुस्कुराया और महसूस किया कि ये तीन बदमाश वास्तव में विचारशील थे। इसके विपरीत ब्लू फ्लैश पर्पल तितली चमेली लिली पर सो रही थी। ऐसा नहीं था कि लिन युआन ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को तुच्छ समझता था। वास्तव में वह ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के साथ नियमित रूप से बातचीत करता था। हर बार जब वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में आता था तो लिन युआन ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को अन्य परियों से स्केल पाउडर को अवशोषित करने की अनुमति देता था ताकि उसे पोषण मिल सके और उसके स्केल पाउडर को मजबूत किया जा सके। कांस्य कीट प्रजाति के परी के रूप में ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई बहुत बुद्धिमान नहीं थी और केवल कार्यों को पूरा करने के लिए अपने जन्मजात कौशल पर भरोसा करना जानती थी। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई निस्संदेह जैस्मिन लिली पर सबसे अधिक आरामदायक थी, लेकिन सातवीं सबसे सुंदर परी के रूप में ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई ब्लू फ्लैश तितलियों का गौरव थी और उसे सबसे सुंदर के स्थान के लिए लड़ने का अधिकार था। हालांकि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई सिर्फ एक कीट प्रजाति का प्राणी था, लिन युआन उसका ठेकेदार था और वह उसके लिंग को पहचान सकता था। ब्लू फ्लैश पर्पल तितली जिसके साथ लिन युआन ने अनुबंध किया था वह एक सच्चा नीला नर था। लिन युआन ने सोचा कि जब भविष्य में ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को मिथक 2 में विकसित किया जाएगा तो वह एक पतला ओटाकू बन जाएगा। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई अब लिन युआन के लिए एक बड़ी समस्या थी क्योंकि उसे केवल एक इच्छाशक्ति रून को समझने की जरूरत थी जो कि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के साथ संगत थी ताकि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में सभी फेयर फैंटेसी ब्रीड में विकसित हो सकें। उस समय मॉबियस स्वाभाविक रूप से फैंटेसी ब्रीड भी बन जाएगा। जब लिन युआन ने ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को सिल्वर ग्रेड में विकसित किया तो वह मॉबियस के विशेष कौशल का उपयोग करके एक अन्य फे को भी स्पिरिट लॉक कर सकता था। लिन युआन भी उन विशेष कौशलों की प्रतीक्षा कर रहा था जो मॉबियस को तब प्राप्त होंगे जब वह फैंटेसी नस्ल में विकसित हो जाएगा। लिन युआन के विकसित हो रहे जल विश्व के आयामी दरार को छोड़ने के बाद ही मॉबियस ने सोना शुरू किया था। जिस रानी का उसने अपनी आत्मा में सपना देखा था वह पवित्र तलवार चलाने वाली रानी थी जिसके साथ उसने अनुबंध किया था। इसका मतलब यह था कि उसके सपने की सभी घटनाएं सत्य थीं। पवित्र स्रोत जीवन रूपों ग्रेस क्वीन और स्वॉर्ड ऑफ सर्विस के आसपास की भयावह तांबे के रंग की चमक लिन युआन के लिए स्पष्ट और स्पष्ट होती जा रही थी। परिचित तांबे के रंग की चमक मॉबियस कंगन के रंग की थी। लिन युआन यह अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक सका कि मॉबियस का सो जाना ग्रेस क्वीन और स्वॉर्ड ऑफ सर्विस से संबंधित था। उन्हें लगा कि मॉबियस काल्पनिक नस्ल में विकसित होने के बाद जाग सकता है। अपनी पिछली जीवनशैली में लिन युआन आमतौर पर जीनियस और चिमी के साथ समय बिताता था। इसके अलावा वह रात को सोने से पहले मॉबियस के साथ अपने विकास के बारे में विचार साझा करता था। चूंकि मॉबियस कुछ समय से सो रहा था, लिन युआन को इसकी बहुत याद आई। लेकिन लिन युआन अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि जो गाजर उसने सपने में देखी थी वह उसकी आत्मा की दुनिया के हर कोने में दिखाई दे रही थी, वह क्या थी। लिन युआन को याद आया कि गाजरों ने उसकी आत्मा की चोट को ठीक कर दिया था और उसे जागने के बाद भी काफी समय तक बेहद आरामदायक महसूस करने में सक्षम बनाया था। वह अभी भी अपनी आत्मा की गहराई में गाजर की हल्की ताजगी महसूस कर सकता था। दुर्भाग्यवश गाजर के बारे में उसे अभी भी कुछ पता नहीं था। जैसे ही उसने सोती हुई ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को देखा, लिन युआन ने आह भरी। यह आह ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के लिए नहीं बल्कि उसके अपने लिए थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन युआन को विश्वास नहीं था कि वह ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के साथ संगत इच्छाशक्ति रून को समझने में सक्षम होगा। उसे अभी भी पता नहीं था कि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के लिए किस प्रकार का इच्छाशक्ति रून उपयुक्त होगा। वर्तमान में एक इच्छाशक्ति रून था जिसे लिन युआन ने नरसंहार के एक फिट में समझा था। यह इच्छाशक्ति रून दूसरा था जिसे लिन युआन ने समझा था। प्रारंभ में इस इच्छाशक्ति रून का संबंध रेड थॉर्न से था। हालांकि जब लिन युआन ने रेडिएंट मून पैलेस के बगल में सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया को देखा तो उसने एक इच्छाशक्ति रून को समझा जो कि रेड थॉर्न के साथ और भी अधिक संगत था। इस प्रकार यह इच्छाशक्ति रून अब तक अलग रखा गया था।
यदि लिन युआन इस नरसंहार इच्छाशक्ति रून को ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के साथ संयोजित कर सके तो मोबियस तुरंत काल्पनिक नस्ल में विकसित हो सकेगा। लिन युआन की नसों में आवेग की लहर दौड़ गई, जिसे उसने तुरंत दबा दिया। लिन युआन जानता था कि अगर वह ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को उस नरसंहार विल पावर रून के साथ जुड़ने के लिए मजबूर करता है जिसके साथ वह संगत नहीं है, तो न केवल ये गैरजिम्मेदाराना होगा बल्कि यह ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को अनुबंधित करने के लिन युआन के मूल इरादे को भी हरा देगा। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई बर्बाद हो जाएगी। उसने गहरी भौहें सिकोड़ी। हालांकि कुछ आध्यात्मिक तत्व इच्छाशक्ति रूनों की समझ को आसान बना सकते थे, लिन युआन हमेशा इस बात को लेकर बेहद आश्वस्त था कि वह इच्छाशक्ति रूनों को कितनी तेजी से समझ सकता है। इसलिए उसे उन दुर्लभ आध्यात्मिक तत्वों की कभी जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा लिन युआन के पास पहले से ही कुछ आध्यात्मिक सामग्रियां थीं जो इच्छाशक्ति रूनों की समझ को आसान बना सकती थीं। इनमें वह फ्लोइंग क्लाउड बीस्व एक्सपेंडेंट भी शामिल था जिसे उन्होंने पहना हुआ था, जो तेजी से स्पिरिट क्यूई स्थानांतरित कर सकता था। इससे लिन युआन को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ चांदनी क्षेत्र में एक स्ट्रीम टोकन को सक्रिय करके अपने मन और आत्मा को सक्रिय करने की अनुमति मिली। जब लिन युआन अपनी मनस्थिति और आत्मा में स्पष्ट था तो वह इच्छाशक्ति रूनों को समझने की अपनी क्षमता बढ़ा सकता था। लिन युआन ने महसूस किया कि यदि भविष्य में मौका मिले तो उसे इन आध्यात्मिक अवयवों को और अधिक एकत्रित करना चाहिए जिससे इच्छाशक्ति रूनों की समझ को सुगम बनाया जा सके। चंद्र महारानी द्वारा उन्हें दिया गया प्रवाहित बादल मोम एक अविश्वसनीय वस्तु थी जिसने उनकी इच्छाशक्ति की समझ को बढ़ाया। एक व्यक्ति को केवल ऐसी आध्यात्मिक सामग्री में से एक को ही ले जाने की आवश्यकता थी। यदि इसे और अधिक पहना जाए तो मन और आत्मा में आघात हो सकता है। यद्यपि लिन युआन को अब आध्यात्मिक सामग्रियों की आवश्यकता नहीं थी जो इच्छाशक्ति की समझ को सुगम बना सकें, फिर भी उसने महसूस किया कि ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा करना हमेशा अच्छा होता है जो एक आत्मिक क्यूई पेशेवर की जन्मजात क्षमता को बढ़ा सकें। चू सी, वेन यू और लियू जी सभी के पास एक होना चाहिए। लेकिन लिन युआन को पता था कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। चू सी के पास कोल्ड मून उसके गुरु के रूप में था, वेन यू के पास मिस्टिक मून था और लियू जी के पास स्पिरिट गार्ड्स का मुख्य रक्षक था। ये संभावना थी कि वे पहले से ही ऐसी चीजें साथ लेकर चल रहे थे जो उनकी इच्छाशक्ति की समझ को बढ़ा सकती थीं। रक्त काला अंगूर की बेल से फसल। फिर भी लिन युआन को लगा कि उसे ऐसी आध्यात्मिक सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है। ये आध्यात्मिक सामग्रियां जो धारण करने पर आत्मा की क्यूई को बढ़ा सकती हैं, अंततः उपयोगी होंगी। लिन युआन ट्विन रेड पैगोडा की ओर चला गया और उसने डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर से बने पंख का उपयोग सोल्जर राशन मूली की नई उगी हुई लताओं को काटने के लिए किया। उन्होंने एक जेड पॉट को रिवाइवल सॉइल और आत्मा को पोषण देने वाली मिट्टी से भर दिया और उसके अंदर कई ऊर्जा अयस्कों को दबा दिया। इसके बाद उन्होंने जेड पॉट में सोल्जर राशन मूली लगाए। जैसे ही उसने अपनी कारीगरी को देखा, लिन युआन ने ग्रासवुड फाउंटेन वाटर को जेड पॉट में तब तक डाला जब तक कि पॉट पूरी तरह से भीग नहीं गया। लिन युआन ने उस पुरानी जड़ को देखा जो टूट गई थी। वह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी थी। 3 सेंटीमीटर लंबी पुरानी जड़ में जड़ें उगाईं और जीवनरूपी बलि अग्नि द्वारा भूनने के बाद वह सैनिक राशन मूली में बदल गई। लिन युआन निश्चित रूप से इस 15 सेंटीमीटर लंबी पुरानी जड़ को बर्बाद नहीं करने वाला था। उन्होंने सोल्जर राशन रेडिश को पोषित करने के चरणों को 5 चरणों में विभाजित किया। इस बार लिन युआन बेहद सावधान था और सैनिक राशन मूली की बेलों की तेजी से वृद्धि से फिर से नहीं मारा गया जो जीवनरूप बलि अग्नि द्वारा भूनने के बाद अंकुरित हो गए थे। अपनी कड़ी मेहनत के अंत में लिन युआन ने जल्द ही पुरानी जड़ से 6 सैनिक राशन मूली प्राप्त की। लिन युआन जेड पॉट में 6 सैनिक राशन मूली के साथ बेहद संतुष्ट दिखे। यदि युद्ध छिड़ गया तो सैनिक राशन मूली एक बहुमूल्य संसाधन बन जाएगी जो द्वीप वेल से भी अधिक मूल्यवान होगी। अपनी सारी कड़ी मेहनत के बाद लिन युआन के पास इतना कीमती संसाधन था। यद्यपि सोल्जर राशन मूली की पुरानी जड़ अभी भी बहुत छोटी थी, फिर भी यह 6 जीवित सोल्जर राशन मूली पैदा करने में सफल रही। ये राशि सन परिवार की राशि से 6 गुना अधिक थी। अब से लिन युआन को केवल तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि ये सैनिक राशन मूली की पुरानी जड़ें बड़ी न हो जाएं और वह उन्हें विकसित करना शुरू कर सकेगा। लियू जी ने उसे जल्दी जगा दिया था। चूंकि वह अपना काम पूरा कर चुका था और कुछ समय तक स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में काम कर चुका था, लिन युआन मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा था। वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकला, अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। अगले दिन लिन युआन को लगा कि उसका गला सूख गया है। उसने अजीब तरह से अपना सिर रगड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह कल इतना थक गया था कि नींद में खर्राटे लेने लगा था। जब वह जागा तो उसके मन में एक विचार आया और उसने अपने माथे पर थपकी दी। उसने रक्तबीज की माता को रक्त काढ़ा अंगूर और मृत काल्पनिक नस्ल के परी देने का वादा किया था। हालांकि उसने कल स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में सोल्जर राशन रेडिश से निपटने में खुद को झोंक दिया था और उसके बाद वह इतना थक गया था कि वह भूल गया था।
लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया, पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को बुलाया और उसे मृत काल्पनिक नस्ल के परी निकायों को अवशोषित करने का निर्देश दिया, जिन्होंने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लगभग आधे स्थान पर कब्जा कर लिया था। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने नाचते समय अपना स्कर्ट हिलाया। 20 महीन रेखाएं स्कर्ट के माध्यम से बाहर निकलीं और मृत फैंटेसी नस्ल के फे के शरीर में प्रवेश कर गईं, और फैंटेसी नस्ल के फे के शरीर में मौजूद इच्छाशक्ति को बाहर निकाल लिया गया। लिन युआन पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को कानून क्रिस्टल, कानून स्रोत क्रिस्टल और अब इच्छा शक्ति को अवशोषित करते हुए देखने का आदी था। लिन युआन ने अपने हाथ की एक लहर से पत्ती के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स से ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन को बाहर बुलाया। जब उसने जंगली रूप से उगे हुए रक्त काड़ा अंगूर को देखा तो लिन युआन ने महसूस किया कि यह सबसे खुशहाल परी होगी, क्योंकि इसके पास जितनी चाहे उतनी रक्त ऊर्जा तक पहुंच थी। ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन ने ब्लड ब्रू अंगूर उगाने वाली बेलों से 2 अन्य बेलें भी उगा लीं। 2 नई बेलें मुख्य बेलों के चारों ओर लिपट गईं और मुख्य बेलों को ब्लड ब्रू अंगूरों का भार सहन करने में मदद मिली। रक्त ऊर्जा के इस लापरवाह उपभोग को भोग विलास कहा जा सकता है। हालांकि लिन युआन ने महसूस किया कि ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन के लिए आइज ऑफ रिलिंक्विश से सभी रक्त ऊर्जा को अवशोषित करना थोड़ा बेकार था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे इस स्थिति में बदलाव आए। ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन आरामदायक दर से बढ़ी और इसने अपने शरीर के हर हिस्से को बनाए रखने के लिए अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग किया। यह अब केवल रक्त काड़ा अंगूर के उत्पादन के उद्देश्य के लिए नहीं रहता था, बल्कि इसे किसी और की विशिष्ट योजना के अनुसार जीना पड़ता था। दोनों नई बेलें रक्त काड़ा अंगूरों का भार तभी सहन कर सकती थीं जब उन्हें पर्याप्त रक्त ऊर्जा प्रदान की जाती। जो ब्लड ब्रू अंगूर उगे वे उन अंगूरों से 2 गुने बड़े थे जो अतिरिक्त लताओं के सहारे के बिना उगे थे। बड़े ब्लड ब्रू अंगूरों में स्वाभाविक रूप से अधिक रक्त ऊर्जा होती थी। हालांकि ब्लड ब्रू ग्रेप्स को विकसित होने में लगने वाला समय अपरिवर्तित रहा। एक तरह से ब्लड ब्रू ग्रेप्स की विकास प्रगति बढ़ गई थी। किसी भी मामले में लिन युआन के पास डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूप थे। ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, जब तक रेड थॉर्न का ग्रेड विकसित नहीं होता, रेड थॉर्न को डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में सभी जल विश्वायामी जीवन रूपों का उपभोग करने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। जब लिन युआन ने ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन को दोबारा लगाया था तो उसने बेलों के लिए एक नया सहायक ढांचा भी बनाया था। सहायक संरचना बहुत बड़ी थी, लेकिन बेलों ने उसे पहले ही पूरी तरह से भर दिया था। लिन युआन ने 4 माणिक जैसे पके हुए ब्लड ब्रू अंगूर तोड़े और लकड़ी के पौधों से सहायक संरचना को बड़ा किया। इससे ब्लड ब्रू अंगूर की बेल को तेजी से बढ़ने और अधिक ब्लड ब्रू अंगूरों का उत्पादन जारी रखने में मदद मिलेगी। एक बार जब उसने सहायक संरचना का निर्माण पूरा कर लिया तो लिन युआन ने रक्त काड़ा अंगूर की बेल से कुछ पुराने पत्ते तोड़ लिए, जिन्हें उसने रक्तबीज की मां को देने की योजना बनाई। ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन की पुरानी पत्तियों में ब्लड ब्रू ग्रेप्स की तुलना में कम रक्त ऊर्जा थी, लेकिन फिर भी उनमें रक्त स्पिरिट अवयवों की तुलना में अधिक थी। रक्तबीज की माता को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जितना संभव हो सके उतनी रक्त ऊर्जा को अवशोषित करना पड़ता था। इसके अलावा ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन की पुरानी पत्तियों को हटाने से उसमें नई पत्तियां उग सकती हैं। इससे ये बेहतर ढंग से विकसित होगा और शीघ्र परिपक्व होगा। इन कार्यों को पूरा करने के बाद लिन युआन ने ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन को पत्ती के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में वापस रख दिया। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने 20 मृत काल्पनिक नस्ल के परियों के शरीर से इच्छाशक्ति को अवशोषित करना समाप्त कर दिया था, और वे पहले से ही उसकी स्कर्ट पर पूरी तरह से अंकित हो चुके थे। लिन युआन ने मृत परियों के शवों को संग्रहित कर लिया और रक्तबीज की माता की तलाश में चला गया। युआन रक्तबीज की मां के दरवाजे पर पहुंचा और खटखटाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह कमरे में नहीं थी। इसलिए वह तीसरी मंजिल पर स्थित प्रशिक्षण कक्ष में गया, जिसे विशेष रूप से रक्तबीज की मां और अंतहीन गर्मी के लिए बनाया गया था। हुक्वान ने प्रशिक्षण कक्ष बनाने के लिए बहुत प्रयास किया था और बहुत सारे संसाधनों का उपयोग किया था, क्योंकि वह उन दोनों की मदद करना चाहता था। प्रशिक्षण कक्ष की दीवारें सबसे मजबूत डायमंड रेडियम से बनाई गई थीं। इससे मदर ऑफ ब्लडबाथ और एंडलेस समर को अपनी इच्छानुसार प्रशिक्षण और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति मिल गई। जब लिन युआन प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचा तो उसने पाया कि दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया और खूनखराबे की मां ने 10 सेकंड से भी कम समय में दरवाजा खोल दिया। मदर ऑफ ब्लडबैथ ने खुद को छिपाया नहीं था, क्योंकि वह प्रशिक्षण कक्ष में थी। उसके लाल बाल, लाल आंखें और लाल कवच स्कर्ट उसे असाधारण रूप से चौंकाने वाला बना रहे थे। लिन युआन ने रक्तबीज की माता का ये रूप कई बार देखा था। रक्तबीज की माता का मानव रूप देखने वाला पहला व्यक्ति लिन युआन था। आखिरकार वह वही व्यक्ति था जिसने द्वितीय विश्व शुद्धिकरण से उबरने में उसकी मदद की थी। जब रक्तबीज की मां ने देखा कि यह लिन युआन है तो उसने दरवाज़ा खोला और कहा, तुम्हें अपने कमरे से बाहर देखना कितना दुर्लभ है, जल्दी से अंदर आओ। लिन युआन को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने सुना कि मदर ऑफ ब्लडबैथ ने क्या कहा।
वह अभी स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ओटाकू बन गया हो। जिस क्षण लिन युआन ने प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया, उसने देखा कि दीवारों में कई छेद थे। करीब से निरीक्षण करने पर उन्हें एहसास हुआ कि ये छेद मदर ऑफ ब्लडबाथ के मकड़ी के पैरों पर लगे कांटों से नहीं बने थे, बल्कि ये काटने के निशान जैसे लग रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दो छेद मिलकर एक सेट बनाते थे जिसके किनारे दांतेदार थे। रक्तबीज की मां ने लिन युआन को दीवार में छेदों का अध्ययन करते हुए देखा और समझाया, 3 लीजेंड रेड वाटर ब्लड स्नेक मेरे एक्सोस्केलेटन बन गए हैं। जब वह बोल रहा था तो रक्त की माता के चारों ओर अपार मात्रा में रक्त ऊर्जा विकीर्ण हो रही थी। कुछ ही देर बाद रक्तबीज की माता के पीछे 3 सांपों की छवियां प्रकट हुईं। 3 लाल सांपों की छवियां रक्तबीज की मां के चारों ओर एक सुरक्षात्मक संरचना की तरह लिपटी हुई थीं। वे हत्यारे भी लग रहे थे जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे। रक्तबीज की माता की आंखों में हड्डियों को कंपा देने वाली लाल चमक चमक उठी और तीनों सांपों की छवियां 3 लाल सांपों में बदल गईं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 15 मीटर लंबा था। ये तीनों लाल जल रक्त सांप अपने मूल स्वरूप से बहुत भिन्न दिख रहे थे। उनमें से प्रत्येक के सिर पर एक धारदार सींग था। सांपों के शल्क उनके शरीर से दांतेदार हड्डियों की तरह निकले हुए थे और वे बेहद मजबूत लग रहे थे। सांपों की पूंछ पर कई नुकीले कांटे भी लगे हुए थे। लिन युआन जानता था कि ये सींग लाल जल रक्त सांपों की सींग रहित ड्रैगन वंशावलियों के प्रमाण थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब 3 लाल जल रक्त सर्प रक्तबीज की माता के बाह्यकंकाल में बदल गए तो उनकी सींग रहित ड्रैगन रक्तरेखाएं पूरी तरह से खुल गईं। इन 3 लाल पानी के खूनी सांपों को मदर ऑफ ब्लडबैथ के एक्सोस्केलेटन के रूप में इस्तेमाल करके उन्होंने मदर ऑफ ब्लडबैथ द्वारा बहाए गए चेलिसेरा को अवशोषित कर लिया था। इस प्रकार उन्हें मदर ऑफ ब्लडबैथ के रक्तरेखा के साथ भी इंजेक्ट किया गया था। रक्तबीज की माता की रक्तरेखा सींगविहीन ड्रैगन की रक्तरेखा के साथ मिलकर इन भयावह लाल जल रक्त सर्पों को उत्पन्न करती है। लिन युआन ने जल्दी से रक्तबीज की मां को बधाई दी और कहा, आपका यह बाह्यकंकाल पहले ही मिथक स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था, है ना? 3 लाल जल रक्त सांप रक्तबीज की मां की क्षमताओं का एक हिस्सा बन गए थे, इसलिए लिन युआन जांच करने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग नहीं कर सकता था। ब्लडबैथ की मां के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने कहा, ये सब तुम्हारे कारण है कि तुमने 3 लाल पानी के खूनी सांपों को लीजेंड की गुणवत्ता में विकसित किया है। लेकिन सींग रहित ड्रैगन वंश कभी भी मेरे चेलिसेरा द्वारा जागृत नहीं होगा। वास्तव में यह मेरे अपने वंश को दबा देता है। मदर ऑफ ब्लडबैथ ने थोड़ा तिरस्कार भरा अंदाज में कहा, सींग रहित ड्रैगन वंश एक तरह की ड्रैगन प्रजाति का वंश है। हालांकि इसकी तुलना मेरे वंश से नहीं की जा सकती। 3 रेड वाटर ब्लड स्नेक मेरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहरी रक्तस्थी को सक्रिय करने के लिए और भी अधिक रक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब से जब मैं अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा तो 3 रेड वाटर ब्लड स्नेक को भी विकसित करने की आवश्यकता होगी। रक्तपात की मां ने लिन युआन को परेशान नज़र से देखा। इसका मतलब है कि अब से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे 4 गुना ज़्यादा रक्त ऊर्जा की ज़रूरत होगी। भले ही हम क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने के लक्ष्य को अलग रख दें, लेकिन मिथक 3 तक विकसित होना भी शायद एक कठिन संघर्ष होगा। लिन युआन न केवल रक्तबीज की माता के रहस्योद्घाटन से अप्रभावित था, बल्कि वह बहुत खुश भी था। तो आपकी बाहरी रक्तस्थी भी अब 4 गुना मजबूत है। क्या लाल पानी के रक्त सांपों में से प्रत्येक में आपके समान लड़ने की क्षमता है? रक्तबीज की माता ने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और तीनों लाल जल रक्त सांपों का रंग रक्त जैसा हो गया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन रेड वाटर ब्लड स्नेक के पास सिर्फ मेरी शारीरिक शक्ति है। उन्हें मेरे शरीर का विस्तार माना जा सकता है। वे मेरी क्षमताओं या विशेष कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। लिन युआन पर रक्तबीज की माता की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह रक्तबीज की माता की शारीरिक शक्ति से परिचित था। सामान्य युद्धों में यदि रक्तबीज की माता प्रतिद्वंद्वी के रक्त को नियंत्रित कर सके तो वह घातक प्रहार करने में सक्षम होगी। रक्तबीज की जननी भी अपनी वास्तविक युद्ध शक्ति के लिए अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर हो सकती है। यदि रक्तबीज की माता की युद्ध शक्ति को बढ़ाया जा सके तो लिन युआन को लगा कि इसके लिए संसाधनों की 3 गुनी राशि भी खर्च करना उचित होगा। अधिक शक्ति के साथ रक्तबीज की माता के विश्व शुद्धिकरण और विश्व निर्माण के परीक्षण पर विजय पाने में भी अधिक सक्षम होने की संभावना होगी। वर्तमान में ब्लड ब्रू अंगूर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि यह अधिक ब्लड ब्रू अंगूर पैदा करने में सक्षम था। अधिक रक्त काढ़ा अंगूरों के साथ रक्तबीज की मां अंततः मिथक 3 तक विकसित होने में सक्षम होगी। जहां तक कानूनी शक्ति की बात है, जो रक्तबीज की मां के मिथक 3 में विकसित होने के बाद आवश्यक थी, लिन युआन को लगा कि यदि वह पर्याप्त मेहनत करे तो वह इसे इकट्ठा करने में सक्षम हो जाएगा। लिन युआन ने रक्तबीज की माता से पूछा, क्या मिथक 3 में विकसित होने के बाद आपको आवश्यक कानूनी शक्ति की मात्रा भी बढ़ जाएगी? रक्तबीज की जननी ने अपना सिर हिलाने से पहले सिर हिलाया। मुझे ज़्यादा कानून शक्ति की ज़रूरत होगी क्योंकि हर रेड वाटर ब्लड स्नेक पर 1/3 रक्त प्रकार कानून का ब्रांड लगा होता है।
क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने के लिए रेड वाटर ब्लड स्नैक में रक्त प्रकार के कानूनों को भी विकसित करने की ज़रूरत है। हालांकि मिथक 3 में विकसित होने के बाद मुझे रक्त ऊर्जा की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कानून शक्ति की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे सिर्फ 2 गुनी कानून शक्ति की ज़रूरत होगी। लिन युआन ने सिर हिलाया। चूंकि लाल पानी के खूनी सांपों में से प्रत्येक पर 1/3 रक्त प्रकार कानून अंकित था, इसलिए उन तीनों ने एक पूरा रक्त प्रकार कानून बनाया। इस प्रकार ये पहले से 2 गुना था। उन्होंने पहले से ही पवित्र तलवार चलाने वाली रानी का उपयोग करके एक विधि क्रिस्टल तैयार करने की योजना बना ली थी, ताकि रक्तबीज की माता को सृजन नस्ल में विकसित किया जा सके। यदि वह 2 तैयार कर ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिन युआन ने अपनी मुट्ठी भींची और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं आपके लिए सृजन नस्ल में विकसित होने के लिए आवश्यक कानूनी शक्तियों को तैयार करने की पूरी कोशिश करूंगा, इससे पहले कि आप मिथक 3 में विकसित हों। लिन युआन के शब्दों ने रक्तबीज की मां को विस्मय में डाल दिया। रक्तबीज की मां को अच्छी तरह पता था कि सृजन नस्ल में विकसित होने के लिए उसे कितनी कानूनी शक्ति की आवश्यकता है। यहां तक कि चंद्र महारानी भी इतनी आसानी से ऐसा वादा करने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन रक्तबीज की मां लिन युआन की पथ रक्षक थी और उसे पता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह हमेशा अपने वादों पर खरा उतरता था। जब उसने लिन युआन की दृढ़ निगाह देखी तो रक्तबीज की मां के दिल में गर्मजोशी भर गई। रक्तबीज की मां को एहसास हुआ कि लिन युआन के पथ रक्षक के रूप में इसने उसे कई खतरों से नहीं बचाया था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा उससे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। जिस क्षण से उसने हवेली में प्रवेश किया था, लिन युआन को कभी भी इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए जितनी आध्यात्मिक सामग्री की आवश्यकता थी, उसे प्रदान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई थी। रक्तपात की जननी यह भूल गई थी कि उन सभी आध्यात्मिक सामग्रियों की कीमत कितनी थी। रक्तबीज की माता आज के स्तर को केवल 3 लाल जल रक्त सांपों के साथ ही प्राप्त कर सकती थी, जो उसके बाह्यकंकाल के रूप में थे, और इसका श्रेय लिन युआन को जाता है। अब तो वह इसके लिए स्वर्ग का मार्ग भी प्रशस्त करने पर आमादा हो गया था। इससे पहले कि रक्तबीज की मां कुछ बोल पाती, लिन युआन ने उसके हाथ में 2 परी भंडारण बक्से रखे और कहा, एक परी भंडारण बक्से में 20 मृत काल्पनिक नस्ल के परी हैं, जबकि दूसरे में रक्त ब्रू अंगूर की कुछ पुरानी पत्तियां हैं। पहले इन्हें ले लो, जब रक्त ब्रू अंगूर पक जाएंगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। लिन युआन प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलकर अपने काम में जुट गया। उसे लगा कि स्काई सिटी की स्थापना के बाद जिसका विस्तार जारी रहा, वह और भी व्यस्त होता जा रहा था। हालांकि उन्हें यह अच्छा लग रहा था कि वे पूरे गुट को चलाने के लिए पैसा कमा पा रहे हैं। जब उन्होंने स्काई सिटी की समृद्धि पर विचार किया तो उन्हें एक अजीब सी उपलब्धि का एहसास हुआ। लिन युआन के चले जाने के बाद रक्तबीज की माता ने परी के भंडारण बक्सों में से एक को उठा लिया। इसने 20 मृत फैंटेसी नस्ल के परियों को प्रशिक्षण कक्ष में बुलाया और उन सभी को अलग करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसने दूसरे परी भंडारण बॉक्स की सामग्री को देखा, रक्तबीज की माता अचंभित रह गई। उसने लिन युआन के शरीर को तब तक देखा जब तक वह गायब नहीं हो गया। पहली बार रक्तबीज की मां ने महसूस किया कि उसकी पीठ का दृश्य विशाल और शक्ति से भरा था। रक्तबीज की मां के लिए यह अनुभूति अजीब थी। यह निस्संदेह लिन युआन के करीब था, लेकिन एक सुजन मित दोफे के रूप में जो इतना मजबूत हो गया था, फिर भी उसे लिन युआन से सुरक्षा की भावना क्यों महसूस हुई? इस सुरक्षित एहसास से मकड़ी खुश हो गई। प्रत्येक रक्त काढ़ा अंगूर रक्त ऊर्जा से भरपूर था। रक्त काढ़ा अंगूर की बेल की इन 200 पुरानी पत्तियों में मौजूद रक्त ऊर्जा रक्तभंग की माता की शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। रक्तबीज की माता ने शपथ ली कि उसने कभी भी इतनी रक्त ऊर्जा वाले आध्यात्मिक घटक का उपयोग नहीं किया था। 4 ब्लड ब्रू अंगूरों और 200 पुरानी पत्तियों में इतनी रक्त ऊर्जा थी कि वे गहरे समुद्र के रक्त मच्छर से मुकाबला कर सकते थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ब्लडनाथ की मां को मिथक 3 तक विकसित होने के लिए लिन युआन द्वारा आज दिए गए 12 या 13 सेटों की ही आवश्यकता होगी। रक्तबीज की माता को अचानक महसूस हुआ कि मिथक 3 तक विकसित होना उतना संघर्षपूर्ण नहीं था जितना पहले लगता था। लेकिन रक्तबीज की माता के लिए अपनी शक्ति को यथाशीघ्र बढ़ाना सर्वोत्तम था, क्योंकि पथ रक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने का यही एकमात्र तरीका था। पथ रक्षक के रूप में अपने कर्तव्य के बारे में सोचते हुए रक्तबीज की मां को अचानक याद आया कि लिन युआन से उसे कितनी सुरक्षा मिली थी। लिन युआन प्रशिक्षण कक्ष से निकलकर अपने कमरे में लौटने वाला था। उसने देखा कि डुआन्हे प्रवेश द्वार पर खड़ा है। लिन युआन को डुआन्हे के चलने के तरीके से स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि वह उसका इंतजार कर रहा था। वह डुआन्हे के पास गया और पूछा, वरिष्ठ डुआन्हे, वरिष्ठ बैंगनी दानव कहाँ है? लिन युआन की याद में डुआन्हे और पर्पल डेमन हमेशा अविभाज्य रहे थे। डुआन्हे ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। अपने मुख्य सिर के रूप में डार्क टाइप ऊर्जा वाले सिर के साथ पर्पल डेमन का तसुंदरे व्यक्तित्व डुआन्हे के लिए लंबे समय तक उसके साथ रहने के लिए बहुत तनावपूर्ण था। कल पर्पल डेमन ने सपना देखा कि वह अन्य मादा सांपों को देख रहा था। बैंगनी दानव जाग गया था और उसने डुआन्हे पर तब तक हिंसक हमला किया जब तक वह जाग नहीं गया।
यह अभी भी उस पर एक मौन युद्ध कर रहा था। ये किस प्रकार की यातना थी? हालांकि वह अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करता था, जिसके साथ आधिकारिक रूप से रहने का वह 10 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहा था। डुआन हे लिन युआन के पास गया, ब्रोकेड पाउच से भरा एक भंडारण बॉक्स निकाला और इसे लिन युआन को सौंप दिया। युवा गुरु, आपने मुझे आपके लिए लॉ सोर्स क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए कहा था। संयोग से 2 दिन पहले इंडिगो एज्योर गार्ड्स के गार्ड कैप्टन ने मुझसे संपर्क किया और मुझे डायमेंशनल रिफ्ट के बाहरी हिस्से को साफ करने में मदद करने के लिए कहा। मैंने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन लॉ सोर्स क्रिस्टल के व्यापार के प्रस्ताव के साथ उसका परीक्षण भी किया। अंत में मैंने केवल यह उल्लेख किया कि फे को कांस्य महाकाव्य में विकसित करने के अवसर के लिए लॉ सोर्स क्रिस्टल का आदान प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। उसने तुरंत कहा कि वह हर बार एक कांस्य महाकाव्य फे के लिए 3 लॉ सोर्स क्रिस्टल का व्यापार कर सकता है। चूंकि आपका प्रस्ताव एक कांस्य महाकाव्य फे के लिए एक लॉ सोर्स क्रिस्टल था, इसलिए उसकी कीमत बहुत कम थी, इसलिए मैं तुरंत सहमत हो गया। डुआन हे ने ब्रोकेड पाउच उठाए और कहा, प्रत्येक ब्रोकेड पाउच में 60 लॉ सोर्स क्रिस्टल हैं, जो कुल 120 लॉ सोर्स क्रिस्टल बनाते हैं। इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन ने 40 फे भी भेजे हैं, जिन्हें मैं अपने साथ लाया हूं। इन्हें तुम्हें देने के बाद मुझे लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वापस जाना होगा। पर्पल डेमन और एंडलेस समर उस जगह की रखवाली कर रहे हैं। हम तीनों ने झेंग परिवार के गुट को तहस नहस कर दिया, जिसमें 2 अन्य व्यवसाय और सैनिकों की एक टीम भी शामिल थी। लिन युआन को डुआन हे से फे भंडारण बक्से और ब्रोकेड पाउच प्राप्त हुए। लिन युआन वह व्यक्ति था जिसने एंडलेस समर और डुआन हे को शाही राजधानी में झेंग परिवार के सभी व्यवसायों को नष्ट करने का आदेश दिया था। उन्हें उनकी ही दवा का स्वाद चखाकर यह उन आत्मा क्यूई पेशेवरों के लिए सटीक बदला था, जो लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में झेंग परिवार के हाथों मारे गए थे। न तो मियाओ परिवार और न ही झेंग परिवार के गुट शाही राजधानी में थे। शाही राजधानी लिन युआन का क्षेत्र था। चूंकि लिन युआन को झेंग परिवार के साथ महत्वपूर्ण टकराव का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसे आधिकारिक युद्ध शुरू होने से पहले अपने क्षेत्र के भीतर दुश्मन के अवशेषों को मिटाना आवश्यक था। यदि मियाओ परिवार इसमें शामिल हो गया, तो जब अंतहीन ग्रीष्मकाल क्रिएशन ब्रीड में विकसित हुआ, तो लिन युआन ने रॉयल कैपिटल में अपने प्रभाव से छुटकारा पाने का आदेश दिया। लिन युआन ने एंडलेस समर को अभी मियाओ परिवार के गुट पर हमला करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि शाही राजधानी में उनके व्यवसायों में कोई मजबूत सदस्य है या नहीं। इस प्रकार वह ऐसी अनिश्चित परिस्थितियों में एंडलेस समर को अपना जीवन जोखिम में डालने के लिए नहीं कहेंगे। पुराने लिन युआन ने ज्यादा निष्क्रिय रुख अपनाया था, लेकिन लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर हुए 2 हमलों के बाद लिन युआन की मानसिकता बदल गई थी। उन्होंने महसूस किया कि निष्क्रिय रहने से सिर्फ फायदा उठाया जाएगा। जब परिस्थिति की मांग हो तो व्यक्ति को पूरी ताकत से हमला करना चाहिए। आखिरकार गुटों के बीच झगड़े आमतौर पर मौत तक पहुंच जाते हैं। उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लिन युआन को 120 लॉ सोर्स क्रिस्टल और 40 फे के रूप में एक अप्रत्याशित आश्चर्य प्राप्त हुआ था, जो डुआन हे उसके लिए लेकर आया था। जब से लिन युआन ने डुआन हे को लॉ सोर्स क्रिस्टल इकट्ठा करने का काम सौंपा था, तब से वह एक बार में केवल 2 या 3 ही इकट्ठा कर पाता था। ये पहली बार था जब वह इतने सारे क्रिस्टल इकट्ठा करने में कामयाब हुआ था। प्रमुख गुट निश्चित रूप से वे नहीं थे जिनके पास सबसे अधिक लॉ सोर्स क्रिस्टल थे। इसके बजाय 36 प्रमुख शहरों में सबसे अधिक थे, विशेष रूप से मुख्य शहरों में गार्ड कैप्टन जो आयामी दरारों के बाद सफाई के प्रभारी थे। उनके पास बड़ी संख्या में लॉ सोर्स क्रिस्टल इकट्ठा करने का सबसे अधिक मौका था। प्रमुख शहरों ने संभवतः अकल्पनीय संख्या में विधि स्रोत क्रिस्टल एकत्रित कर लिए थे, जिनका पिछले 100 वर्षों में केवल प्रतीकात्मक कार्य ही हुआ था। हालांकि लिन युआन प्रमुख शहरों के गार्ड कैप्टन से परिचित नहीं था। चूंकि डुआन हे ने पहले भी इंडिगो एज्योर गार्ड्स की मदद की थी, इसलिए उसे इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन से जोड़ा जाना चाहिए। अन्यथा वह किसी सरकारी अधिकारी से व्यापार के बारे में बात नहीं कर पाता। प्रमुख गुट, विशेष रूप से शीर्ष गुट, आमतौर पर लॉ सोर्स क्रिस्टल के लिए व्यापार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पैसे की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इंडिगो एज्योर गार्ड अलग था। यदि भंडारण में धूल जमा करने वाले विधि स्रोत क्रिस्टलों को कांस्य महाकाव्य फे में परिवर्तित किया जा सके, तो न केवल इंडिगो एज्योर गार्ड की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि उन्हें प्रेरणा बढ़ाने के लिए पुरस्कार के रूप में भी दिया जा सकेगा। लिन युआन कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड और सी ब्लिस कबीले के साथ लॉ सोर्स क्रिस्टल के लिए भी व्यापार कर रहा था। हालांकि सौदा एक लॉ सोर्स क्रिस्टल के लिए एक कांस्य महाकाव्य फे का था। दूसरी ओर इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन लिन युआन को कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड और सी ब्लिस कबीले से मिलने वाली कीमत से 3 गुना बेहतर कीमत की पेशकश कर रहा था। दूसरे शब्दों में, इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन लिन युआन की अपेक्षा से 3 गुना अधिक कीमत की पेशकश कर रहा था। यदि वह इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन के साथ लंबे समय तक व्यापार कर सकता है, तो वह अपनी वर्तमान दर से 3 गुना अधिक कानूनी शक्ति और कानूनी क्रिस्टल जमा करने में सक्षम होगा।
रक्तबीज की जननी के लिए दोगुनी कानूनी शक्ति की आवश्यकता का मुद्दा भी हल हो जाएगा। वरिष्ठ डुआन हे, क्या इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन ने व्यापार के लिए कोई तारीख तय की है? डुआन हे ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, वह पूरी तरह से मुझ पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन इंडिगो एज्योर सिटी में मेरे इतने सालों के बाद मेरी एक अच्छी प्रतिष्ठा है। इसके अलावा मैंने उसे बताया कि कैसे पर्पल डायमंड मिथ 2 में विकसित होने में कामयाब रहा। तभी वह लॉ सोर्स क्रिस्टल को पहले सौंपने के लिए सहमत हुआ। हालांकि उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि वह अगले 2 महीनों में कांस्य महाकाव्य फे पर अपना हाथ रख सकेगा, इससे पहले कि आयामी दरार बंद हो जाए, ताकि उनका उपयोग आयामी दरार के बाद सफाई में इंडिगो एज्योर गार्ड के कार्यभार को कम करने के लिए किया जा सके। डुआन हे इस पर थोड़ा नाराज था। ये स्पष्टतः बदमाशी है। आयामी दरार की सक्रिय अवधि तक 4 महीने से भी कम समय बचा था। 1 महीने से भी कम समय में 4 कांस्य महाकाव्य फे के ऑर्डर को पूरा करना बहुत जल्दबाजी थी। डुआन हे ने जो कहा था उससे लिन युआन थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वरिष्ठ डुआन हे, मुझे 2 दिनों में अपना एक काम निपटाने के लिए आपको परेशान करना होगा। कृपया मुझे ये बेहतरीन गुणवत्ता वाली फेस का बैच इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन को देने में मदद करें और उन्हें बताएं कि मैं उनके साथ फिर से काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। डुआन हे को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने गलत सुना है। उसे लगा कि लिन युआन ने कांस्य महाकाव्य फे के विकास के बारे में बात की थी, जितनी आसानी से बैंगनी दानव ने उसे मारा था। ऐसे अनगिनत राजा श्रेणी के विशेषज्ञ थे जो एक कांस्य महाकाव्य फे को भी पोषित नहीं कर सके। लिन युआन के मन में एक विचार आया। उसका हाथ कांपा और उसके हाथ में एक विशाल चीनी मिट्टी का बैरल प्रकट हुआ। लिन युआन ने चीनी मिट्टी का बैरल डुआन हे को दिया और कहा, वरिष्ठ डुआन हे, ये स्पिरिट साइफन गोल्डफिश है जिसका वादा मैंने आपसे किया था। डुआन हे की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। कुछ ही दिनों में लिन युआन स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को विकसित करने में सक्षम हो गया था, जिसे नियमित फे की तुलना में विकसित करना बेहद कठिन था। डुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक विशाल वृक्ष ने उसे आश्रय दिया हुआ है। यह अनुभूति सबसे अच्छी थी। उसका हृदय ताजगी से भर गया और उड़ान भरने लगा। थंडरवेव स्काई कैस स्नेल को पर्पल डायमंड का समर्थन करने में मदद करने के लिए इस स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के साथ पर्पल डायमंड की सहनशक्ति बढ़ेगी और वह बड़े पैमाने पर विस्फोटों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम होगा। उसे अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कम होने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। डुआन ने महसूस किया कि यदि उसके पास ये स्पिरिट साइफन गोल्डफिश पहले होती, तो वह आयामी दरार में बैंगनी दानव के पालन पोषण पर होने वाले भारी खर्च के बावजूद एक अच्छी रकम बचाने में सक्षम होता। डुआन हे के चले जाने के बाद लिन युआन अपने कमरे में गया और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने परी भंडारण बॉक्स से 40 परियों को निकाला जिन्हें विकसित किया जाना था। लिन युआन को एहसास हुआ कि सभी 40 फे बिल्कुल एक जैसे थे। वे सभी हीलिंग टाइप हॉट स्प्रिंग स्लग थे। हॉट स्प्रिंग स्लग एक उपचारात्मक प्रकार का परी था जो केवल बाहरी घावों का उपचार कर सकता था। यद्यपि इसकी उपचारात्मक शक्ति का केवल एक ही उपयोग था, फिर भी मांस के घावों को ठीक करने की इसकी क्षमता आश्चर्यजनक थी। स्प्रिंग स्लग को इसकी विशेषता के कारण मानक फे के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ तक कि यदि किसी व्यक्ति का किसी विशेष प्रकार के परी के प्रति विशेष आकर्षण हो, तो जब तक वे उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर हों, वे हॉट स्प्रिंग स्लग के साथ अनुबंध कर सकते हैं। यह विटेलिटी स्लॉथ के समान था। इंडिगो एज्योर गार्ड ने जितने भी फे भेजे थे वे सभी हॉट स्प्रिंग स्लग थे। इससे पता चलता है कि डायमेंशनल रिफ्ट को साफ करना बेहद खतरनाक था। इंडिगो एज्योर गार्ड स्पिरिट गार्ड्स के समान ही थे। अंतर केवल इतना था कि स्पिरिट गार्ड्स रेडियंस फेडरेशन में होने वाले सभी गलत कामों को संभालते थे और अधिक प्रभावशाली दिखाई देते थे। इस बीच इंडिगो एज्योर गार्ड पीढ़ियों से इंडिगो एज्योर सिटी के नागरिकों की सुरक्षा कर रहा था। मूलतः दोनों समूह समान रूप से महान थे। लिन युआन ने फैसला किया कि वह हॉट स्प्रिंग स्लग्स को पोषित करने की पूरी कोशिश करेगा। यद्यपि लिन युआन को यह धारणा थी, लेकिन उसे 40 हॉट स्प्रिंग भोंभों को बुलाने का अफसोस था। हॉट स्प्रिंग स्लग का नाम तो अच्छा लगता है, लेकिन वे दिखने में बहुत भयानक होते हैं। वे बलगम की धारियां जैसे दिखते हैं जो अपने पीछे चिपचिपा कीचड़ छोड़ते हैं। लिन युआन ने तुरंत 40 हॉट स्प्रिंग स्लग को फे स्टोरेज बॉक्स में वापस कर दिया। जब वह स्पिरिट पूल के पास गया तो उसने देखा कि उसने जो 11 सनलाइट किंग लोट्स डाले थे वे पहले ही नाखून के आकार से बढ़कर तरबूज के आकार के हो गए थे। ट्रू डेटा का उपयोग करके लिन युआन ने इन सनलाइट किंग लोट्स की जांच की। वे नॉर्मल में विकसित हो चुके थे। लिन युआन सूर्य प्रकाश राजा लोट्स को तहखाने में रखेगा। जब लिन युआन ने सूर्य प्रकाश राजा लोट्स को उठाया तो उसने अत्यंत गंभीर भाव से उसमें आत्मा क्यूई का इंजेक्शन लगाया। कोई भी असामान्य घटना घटित नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने सूर्य प्रकाश राजा लोट्स को कांस्य ग्रेड में विकसित किया तो लिन युआन को एहसास हुआ कि इससे उन्हें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति वापस मिल गई थी। लिन युआन की आध्यात्मिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
जब वे फेस के गुणों का विकास कर रहे थे तो उन्हें कभी भी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिफल नहीं मिला। ये केवल तब था जब उन्होंने फेस ग्रेड विकसित किए थे, तब उन्हें आध्यात्मिक शक्ति की वापसी का अनुभव हुआ। लिन युआन स्काई सिटी की रणनीति बनाने और भारी मात्रा में संसाधन इकट्ठा करने में व्यस्त था। इसलिए उसके पास अपनी आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए सिल्वर यूस्ट्रियास पर निर्भर रहने का समय नहीं था। इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति ठहर गई थी। जब वे सूर्य प्रकाश राजा लोट्स का विकास कर रहे थे तो उन्हें इस तरह के चौंकाने वाले परिवर्तन की उम्मीद नहीं थी। लिन युआन ने स्थिति का विश्लेषण करना शुरू किया। सूर्य प्रकाश राजा लोट्स ओस्निया की तुलना में 7 गुना अधिक आध्यात्मिक शक्ति लौटाता है। उन्होंने तुरंत एक और सनलाइट किंग लोट्स उठाया और उसे विकसित किया। जब सूर्य प्रकाश राजा कमल का कांस्य स्तर तक विकास हुआ तो आध्यात्मिक शक्ति की वही विशाल वापसी हुई। इससे लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि यह स्थिति क्यों पैदा हो रही है। वह किसी और से इसका जवाब नहीं मांग सकता था जब तक कि दुनिया में कोई दूसरा न हो जो आसपास से स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर सके और इसे फे में प्रवाहित कर फे को विकसित कर सके। लिन युआन के पास स्वर्ग और पृथ्वी परियों की एक महत्वपूर्ण संख्या थी। सिनबर ओस्मानथस होवथिया, ट्विन रेड पैगोडा, फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री, फ्लोटिंग आइलैंड वेल, स्काई क्लाउडेड क्रेन, ब्लड ब्रू ग्रे पवाइन और सनलाइट किंग लोट्स। अजन में फ्लोटिंग आइलैंड वेल, ग्रे और 99 सनलाइट किंग लोट्स के अलावा अन्य स्वर्ग और पृथ्वी फे ने उच्च ग्रेड प्राप्त किए थे। लिन युआन को अब अपने ग्रेड विकसित करने का मौका नहीं मिला था। उसने अनुमान लगाया कि स्वर्ग और पृथ्वी फे ने जो विकसित किया है वह अन्य फे की तुलना में उसे अधिक आध्यात्मिक शक्ति लौटाएगा, या शायद ये केवल सूर्य के प्रकाश राजा लोट्स ही था जो ऐसा प्रभाव पैदा कर सकता था। लिन युआन को लगा कि उसकी परिकल्पना का परीक्षण करना आसान था। ग्रे के शेल के अनुसार पंख थोड़ा हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ग्रे अपने अंडे से बाहर निकलने वाला था। उस समय लिन युआन को अपने विचार का परीक्षण करने के लिए केवल इसे विकसित करने की आवश्यकता थी। उसके पास अभी भी 97 सनलाइट किंग लोट्स थे जिन्हें वह विकसित कर सकता था। जब उसने अपने शरीर में आत्मा क्यूई को महसूस किया तो लिन युआन ने महसूस किया कि उसे बी रैंक आत्मा क्यूई पेशेवर को बढ़ावा देने के लिए केवल 80 सूर्य प्रकाश राजा लोट्स विकसित करने की आवश्यकता थी। लिन युआन बहुत समय से यह चाहता था। जब वह बी रैंक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल बन जाता है तो वह गोल्ड फे को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। अगर वह रोलिंग ग्रेड का उपयोग कर सकता है तो वह डायमंड फैंटेसी ब्रीड फे को अपने कब्जे में ले सकता है। इस प्रकार उसकी अपनी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा जब उसने अपनी रैंक को बढ़ाया तो वह फे में स्पिरिट क्यूई को बढ़ी हुई दर पर इंजेक्ट कर सकता था। अब उसे फे को कांस्य महाकाव्य में विकसित करने के लिए 10 मिनट की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उसकी उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि होगी और वह अधिक तीव्र गति से संसाधन जुटा सकेगा। सच कहूं तो कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड, सीब्लिस कबीले और इंडिगो एज्योर गार्ड के साथ एक ही समय में व्यापार करने से लिन युआन जल रहा था। इंडिगो एज्योर गार्ड द्वारा अपने व्यापार के पैमाने को बढ़ाने की भी संभावना थी। उस समय लिन युआन के लिए इंडिगो एज्योर गार्ड के आदेशों को पूरा करना एक संघर्ष होगा। हालांकि लिन युआन कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड और सीब्लिस क्लान के साथ अपने सहयोग को तोड़ना नहीं चाहता था। यद्यपि इंडिगो एज्योर गार्ड बेहतर सौदा पेश कर रहा था, लिन युआन इसकी गारंटी नहीं दे सकता था कि वे उसके साथ लंबे समय तक काम करना जारी रखेंगे। उसके लिए सबसे अच्छा यही था कि वह अपने बीज बोए और आगे बढ़े। लिन युआन भी समुद्री परमानंद कबीले को निचोड़ने की योजना बना सकता था। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने फिलहाल अन्य मामलों को छोड़ देने और स्वयं को बी रैंक स्पिरिट क्यू प्रोफेशनल के रूप में पदोन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। वह सोचता था कि सी रैंक से बी रैंक स्पिरिट क्यू पेशेवर तक पदोन्नति का उसका रास्ता बहुत लंबा था और वह अनुमान नहीं लगा सकता था कि पदोन्नति कब होगी। लेकिन अब उसे एक शॉर्टकट मिल गया था जो उसके लिए पूरी तरह खुला था। चाहे कुछ भी हो, लिन युआन शॉर्टकट लेने का अवसर जब्त करने जा रहा था। इसलिए उसने अन्य सनलाइट किंग लोट्स को कांस्य ग्रेड में विकसित करना जारी रखा। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने सभी विकसित सनलाइट किंग लोट्स को एम्बर बटन के आकार वाले भंडारण बॉक्स में वापस रख दिया। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।